हेलो गाइस, आई एम सी एस कशिश रचवानी एंड मेरे इस चैनल पे आप लोगों को सी एस ई ई टी के सारे नोट्स अवेलेबल है प्लस एम सी क्यूज़ अवेलेबल है। तो अगर आप लोगों ने वो सब कुछ अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी जाके देखो, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है यार। अगर आप बाजी नहीं मारोगे तो कोई और मार जाएगा। तो वीडियोस को 2 से 3 बार देखो और अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा फाइनेंशियल मार्केट का चैप्टर है, जो कि हमारा पेपर नंबर 3 है, जो इकोनॉमिक्स का है हमारा पेपर नंबर। तो वो उसका चैप्टर नंबर 4 है फाइनेंशियल मार्केट, और आज ही हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो साथ के साथ मेरे साथ ये भी पढ़ते जाओ। तो स्टार्ट करें हमारा ये आज का फाइनेंशियल मार्केट। देखो, फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। फाइनेंस का मतलब पैसा, ठीक है। तो पैसा ऐसी मार्केट जहाँ पे पैसे का इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है, दैट इज़ फाइनेंशियल मार्केट। तो क्या होता है, लाइक बैंक है। तो बैंक क्या करता है कि लोगों से पैसा लेता है, एज अ सेविंग, ठीक है। और वही पैसा एज अ लोन वो लोगों को क्या करता है, लोन के रूप में देता है। तो एक तरफ से तो उसने पैसा लिया, इनफ्लो किया, एक तरफ से लोगों को उधार दिया, दैट इज़ आउटफ्लो। ये होता है हमारा फाइनेंशियल मार्केट, जो कि दोनों देख रहा है, इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ द कैश। दूसरा एग्जाम्पल हमारा जो ये शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट में शेयर बिकते हैं, तो शेयर मार्केट में शेयर बिकते भी हैं और शेयर खरीदे भी जाते हैं। तो एक जना खरीदेगा तो पैसे देगा, और जो इंसान बेचेगा वो पैसा लेके जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मार्केट। और ये ही क्या करता है, हमारी नेशनल इनकम को ग्रोथ भी देता है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं एक बार, इंडियन फाइनेंशियल इकोसिस्टम कैसा है, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है इंडिया का। इट फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ फंड फ्रॉम द हाउस होल्ड, आ गया। लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं हाउस होल्ड से, ठीक है, टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यही तो मैंने आप लोगों को बताया, एग्जाम्पल दिया था ना मैंने, कि बैंक क्या करती है, लोगों से सेविंग लेती है, और वो थोड़ी सेविंग जो इकट्ठी हो जाती है, वो क्या करती है, इकट्ठी सेविंग किसको दे देती है, एक बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को दे देती है। और वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, उसको बिज़नेस में लगाता है, और जहाँ पे 2 लाख उसको मिलते हैं वो उसके 2 के 5 लाख बना देता है। इससे क्या होता है, हमारी इनकम ग्रोथ होती है, हमारी नेशनल इनकम बढ़ती है, ठीक है। देयर बाय असिस्टिंग इन क्रिएशन ऑफ वेल्थ फॉर द नेशन। इससे नेशन की वेल्थ भी बढ़ती है, क्योंकि आपकी जेब में 100 रुपये पड़े हैं, पड़ोस वाले की जेब में 100 रुपये पड़े हैं, तो उस 100 से कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो एक्यूमुलेटेड हो जाता है तो बहुत बड़ा ही बन जाता है। कहते हैं ना, एकता में ताकत है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की क्या इम्पॉर्टेंट, इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है फाइनेंशियल मार्केट का। क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा है, सेविंग ले रहा है और उसी को इन्वेस्ट करवा रहा है, तो इससे हमारी कंट्री का ग्रोथ होगा। दूसरा, इट इंकरेज बोथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। देखो, बैंक क्या करती है, हमको लालच देती है। लालच ये देती है कि हम सेविंग पे तुमको क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। तो उस इंटरेस्ट में हमें बड़ा इंटरेस्ट आता है, और उसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं बैंक में, और पैसा लगाते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो लोग क्या करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं, सेविंग की आदत होती है लोगों को, और वही पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया जाता है। थर्ड, इट लिंक्स सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। जो हाउस होल्ड जो सेवर्स होते हैं और इन्वेस्टर्स जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उन दोनों को एक साथ लिंक करवाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट, इट असिस्ट कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने क्या बोला था, हाउस होल्ड इकट्ठा करके 2 लाख रुपए देंगे, लेकिन बिजनेसमैन उसी 2 लाख के 5 लाख बना देगा, दैट इज़ कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट, इट फैसिलिटेट एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इससे हमारा फाइनेंशियल मार्केट दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है। जितना पैसा कहीं नहीं है, वही मार्केट में पैसा है, फाइनेंशियल मार्केट में पैसा है। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो बिग बुल बोले तो हर्षद मेहता ने सारा पैसा यहीं से कमाया, ठीक है। थोड़े बाद में उसकी प्रॉब्लम्स हो गई, मतलब मिस्टेक्स वगैरह हो गई, इसी वजह से वो डूब गया, लेकिन वो डूबने वाला बंदा नहीं था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सही इंसान ने सही तरीके से इन्वेस्टमेंट किया है तो कभी भी डूबेगा नहीं।
नेक्स्ट, की फैक्टर्स एंड ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ठीक है, द रेट ऑफ सेविंग एंड एफिशिएंट मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। इससे क्या हुआ कि फाइनेंशियल मार्केट के आने से क्या हुआ, लोग सेव करने लगे और लोगों शिफ्ट हो रहे थे सेविंग में। पहले क्या होता था, लोगों के पास 10,000 रुपये जेब में होते थे तो 10 के 10 ही खर्च कर देते थे कि ठीक है यार अगले महीने कमा लेंगे, अगले महीने कमा लेंगे, वो सेव करते ही नहीं थे। लेकिन अब लोगों को सेविंग की आदत हो रही है। इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट, इससे क्या हो रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है। ठीक है, वरना खर्चे तो आप कितने भी कर लोगे होते जाएंगे, लेकिन सेविंग की आदत होनी चाहिए। नेक्स्ट, थर्ड, सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर बाय इंश्योरिंग स्मूथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थ्रू रेगुलेटरी बॉडी। अब यहाँ पे पैसा लगाना आपका सेव है या नहीं है वो भी देखना पड़ता है। जैसे कि हम बोले कि बैंकिंग सेक्टर में पैसा लगाना सेव है, हाँ सेव है, क्योंकि अगर आप लोग का पैसा डूबता भी है तो कुछ अमाउंट लिमिट तक आरबीआई उसको रिटर्न करता है। इसका मतलब पैसा सिक्योर्ड है। क्या ये जो हमारा मनी मार्केट है या कैपिटल मार्केट है, सिक्योरिटीज़ मार्केट है, इनमें पैसा लगाना सिक्योर्ड है, बिल्कुल सिक्योर्ड है, क्योंकि यहाँ पे सेबी बैठा है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और ये आप लोगों का जो पब्लिक का वेलफेयर के लिए बैठा है। तो आपके पैसे एकदम से डूबेंगे नहीं, लेकिन हाँ ठीक है थोड़ी सी रिस्क रहती है सेबी मतलब सिक्योरिटीज़ मार्केट में, बाकी बैंक तो बिल्कुल ही सेफ़ है। ठीक है, तो वही बात बोल रहा है, सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर बाय इंश्योरिंग स्मूथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा। और ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन देख रही है, रेगुलेटरी बॉडीज़ लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों के लिए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, contribute economic development and raising the standard of living of the people। जैसे जैसे हमारा नेशनल आउटपुट बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, लोगों का इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोगों का खर्चा बढ़ेगा, लोगों का लेवल ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ेगा। पहले लोगों के पास इतनी इनकम नहीं होती थी कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन अब धीरे 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 जैसे जैसे नेशनल आउटपुट बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, वो लोग अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, अच्छा रहेंगे। पहले हर घर में कार नहीं होती थी, लेकिन आजकल हर घर में कार होती है। पहले हर घर में बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं जाते, लेकिन अभी जाते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जहाँ पे आप लोग को लग रहा है कि बिल्कुल ही रुकी हुई है सोसाइटी, लाइक ये रूरल एरिया है, ये बिल्कुल ही रुके हुए हैं, तो वहाँ पे भी डेवलपमेंट धीरे धीरे होगा। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट, ऑफरिंग इफ़ेक्टिव फाइनेंशियल एंड एडवाइज़री सर्विसेज। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी एडवाइज़री सर्विसेज के लिए क्या बैठे हैं, ऑफिसर्स बैठे हैं, और ऑफिसर्स बैठे लाइक सेबी में बैठे हैं, या फिर है ना कहते हैं ये बैंकों में अगर आप लोग जाते हो तो वहाँ पे भी आपको एडवाइस देते हैं कि यहाँ यहाँ पैसा आप लोग को लगवाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, फैसिलिटी फाइनेंशियल डीपिंग एंड ब्रॉडरिंग। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, फाइनेंशियल मार्केट बढ़ रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सारे जो हमारे क्या थे, की फैक्टर्स थे, ग्रोथ थी हमारी फाइनेंशियल सेक्टर्स की। और ये किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी बॉडीज़ बैठी है, और बॉडीज़ का नाम क्या है, आरबीआई, सेबी। अब देखो दो टर्म आई है, फाइनेंशियल डीपनिंग एंड फाइनेंशियल ब्रॉडरिंग। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आप लोग का। डीप, डीप का मतलब होता है आप कितना अंदर जा रहे हो। ठीक है, डीप का मतलब क्या हो, कितना अंदर जा रहे हो, और ब्रॉड का मतलब आप कितना अपने आप को फैला रहे हो। ठीक है, तो फाइनेंशियल डीपनिंग रेफर्स टू इंक्रीज इन फाइनेंशियल असेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हमारे नेशनल आउटपुट का कितना परसेंट फाइनेंशियल पैसा लगा हुआ है, फाइनेंशियल असेट लगा, जो हमारी नेशनल इनकम है उसमें कितना डीप गया है हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, वो क्या है, फाइनेंशियल डीपनिंग। ठीक है, इसको फाइनेंशियल असेट बोलेंगे कि कितनी फाइनेंशियल असेट है हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट, फाइनेंशियल ब्रॉडनिंग पर्टेन टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन। अब यहाँ पे कितने लोग आ रहे हैं, देखो दोनों में फ़र्क है। पहला अमाउंट की बात कर रहा है कि भले ही लोग कम हो, लेकिन जीडीपी का कितना परसेंटेज है, भले ही 100 लोगों ने पैसा लगा रखा हो, लेकिन वो 100 लोगों ने कितना परसेंटेज कवर कर रखा है। और ब्रॉडनिंग मतलब कितने ज़्यादा लोग आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये नहीं है कि कितना परसेंटेज कवर कर रखा है, यहाँ पे ये है कि इंडिया की अगर पॉपुलेशन 133 करोड़ है, तो 33 करोड़ अगर लोग पैसा लगा रहे हैं, तो ये क्वांटिटी कर रहा है, ये
क्वांटिटी कर रहा है, वो क्वालिटी कर रहा है, ठीक है। मतलब डीपनिंग जो है वो अमाउंट के फॉर्म में दिख रहा है कि कितना हम लोगों ने क्वालिटी वाइज काम किया, और ब्रॉडनिंग सिर्फ क्वांटिटी कवर्ड कर रहा है। अब फाइनेंशियल सेक्टर में कौन सा आता है, सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। तो बैंक्स आर द इंस्टीट्यूशनल बॉडी दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट, ये क्या करते हैं, पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं, एंड ग्रांट क्रेडिट टू द एंटिटीज, और लोगों को देते हैं, लोन देते हैं। इट मेजर रोल इज़ मेंटेनिंग द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द कंट्री, मतलब हमारी कंट्री का डेवलपमेंट, इकोनॉमिक स्टेटस बना रहे। आप लोगों ने सुना होगा कि इंडिया को छोड़ के 2008 में काफ़ी सारी अमेरिका की बैंक्स या दूसरी कंट्री की बैंक क्या हुई थी, इंसॉल्वेंट हो गई थी, डूब गई थी, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हुई थी। लेकिन आज तक इंडिया की बैंक्स नहीं डूबी, आज तक इंडिया की इतनी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं ख़राब हुई, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर की। क्यों? क्योंकि यहाँ के रूल्स बहुत अच्छे बने हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक स्टेटस बना के रखता है। इन इंडिया ये पूछेगा आप लोगों से, डैश इज़ द अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, कौन सा अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि सब कुछ देख रहा है, जो कि सब कुछ रेगुलेट कर रहा है, तो कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, और आप इतने छोटे नहीं हो, आपको अच्छे से पता होगा कि आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो पूछेगा कि की बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कौन है, अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब हिस्ट्री क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ लोग मिलके एज अ प्राइवेट सेक्टर इन लोगों ने क्या किया था, बैंक्स बनाया था, ठीक है। तो 1921 में इम्पेरिकल बैंक आया था, वॉज द ओनली एग्जिस्टिंग बैंक। कुछ लोग थे, उन लोगों ने सोचा क्यों ना पब्लिक से सेविंग कराई जाए, और वही सेविंग कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया जाए। तो 1921 में, यहीं से कोई को क्वेश्चन उठ के आएंगे, 1921 में इम्पेरिकल बैंक आई थी, ठीक है, सिर्फ वही आई थी। फिर 1935 में कौन आया था, आरबीआई आया था। अच्छा, आरबीआई भी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आया था, एज अ प्राइवेट ही आया था, ठीक है। मतलब कुछ प्राइवेट लोगों ने ही आरबीआई बनाया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। ये क्या था, कंट्री का मेन सेंट्रल बैंक था। क्वाजी सेंट्रल बैंकिंग रोल ऑफ इम्पेरिकल बैंक कम टू एंड, मतलब इम्पेरिकल बैंक बंद हो गया था, ठीक है, और फिर आरबीआई आया था। 1936 से 1955 में क्या होता है, इम्पेरिकल बैंक की 480 ब्रांचेस, मतलब इम्पेरिकल बैंक के ज़्यादातर काम बंद हो गए थे, फिर उन्होंने ब्रांचेस को एक्सपेंड किया। इन ऑर्डर टू इंक्रीज पेनिट्रेशन इन रूरल एरिया, इम्पेरिकल बैंक कन्वर्ट हो गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और आप लोग को पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी भी है। इसका मतलब मैं बोलूँ तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो एसबीआई है हमारा, वो आरबीआई से भी पुराना है। क्वेश्चन आ सकता है कि एसबीआई पुराना है या आरबीआई पुराना है, तो एसबीआई पुराना है। क्वेश्चन आ सकता है एसबीआई का पुराना नाम क्या था, इम्पेरिकल बैंक। कब आया था इम्पेरिकल बैंक, 1921 में। ये सारी चीज़ें याद रखना। 1956 में 2000 क्या हुआ था कि आरबीआई गवर्नमेंट के अंडर में आ गया था, ठीक है, मतलब थोड़े टाइम में गवर्नमेंट के अंडर में आ गया था। तो नेशनलाइजेशन किया था इन्होंने 14 लार्ज कमर्शियल बैंक को 1969 में, मतलब गवर्नमेंट के अंडर में किया था 14 लार्जर कमर्शियल बैंक को जो प्राइवेट बैंक थे, और 6 और किया था 1918 में, ठीक है। लेकिन एक चीज़ लिखी हुई नहीं है यहाँ पे, मैं एक बता देती हूँ, ठीक है। 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइजेशन किया था, देन 6 बैंक्स को 1980 में किया था। लेकिन एक बैंक क्या हुआ था, बाद में बीच में मर्ज हो गई थी, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक थी आई थिंक, ठीक है। तो वो मर्ज हो गई थी, तो मर्ज हो गई थी किसी एक दूसरी बैंक के साथ, ठीक है। तो दूसरी बैंक के साथ मर्ज हो गई थी, इस वजह से 20 की जगह वो 19 रह गए थे। वैसे हुए 20 थे नेशनलाइजेशन, लेकिन मर्जर की वजह से वो 19 रह गए थे। फिर 2000 में क्या हुआ था, 2000 से 2003 में कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड रिसीव अ बैंकिंग लाइसेंस लिया था इसने, कोटक ने 2003 में लिया था, किससे, आरबीआई से। ये अभी भी है कोटक तो। एंड ऑनवर्ड बिकम द फर्स्ट एनबीएफसी, एनबीएफसी कैसे बोलते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। मतलब ये वो होते हैं जो लोन तो देते हैं लेकिन डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते, और एक्सेप्ट करते भी हैं तो आरबीआई की गारंटी नहीं होती है। जो अभी थोड़े टाइम पहले एक बैंक इंसॉल्वेंट हुआ था, पीएमसी जो था हमारा, पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक था, जो कॉरपोरेशन था, वो जो इंसॉल्वेंट हो गया था।
वो क्यों हुआ था, रीज़न बिहाइंड कि वहाँ पे वो बैंक नहीं था, वो एनबीएफसी था। और वो कुछ क्या हुआ था, कुछ लेडीज़ थी, घर की लेडीज़ थी, उन लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करना सीखा, सोसाइटी बनाई, फिर सोसाइटी से और तो बहुत सारे लोग उनकी बातों में आ गए, तो बातों में आ गए तो उन लोगों ने एक बैंक बना दी, ठीक है। तो वो बैंक नहीं थी, वो एनबीएफसी थी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, और वो किसी प्राइवेट लोग ही संभाल रहे थे। फिर धीरे धीरे उसमें घपला होने लगा, ठीक है। तो वो प्राइवेटली था, उसमें गवर्नमेंट का इतना रोल नहीं था, ठीक है। तो ऐसे ही कोटक भी आया था, कोटक एनबीएफसी है, एनबीएफसी आरबीआई की गाइडलाइन से चलता है, लेकिन एनबीएफसी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता, और करता भी है और आप उसमें जमा कराते हो तो आरबीआई की गारंटी नहीं होती है, ठीक है। तो फिर एनबीएफसी कन्वर्ट हो गया था बैंक में 2009 में, ठीक है। मतलब कोटक जो है वो बैंक है, अब बैंक है, ठीक है। 2009 द गवर्नमेंट रिमूव द बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है, और उस पर बैंकिंग टैक्स ट्रांजैक्शन भी लगता था पहले, वो हटा दिया गया था। नेक्स्ट 2018 में बजट, एज पर द यूनियन बजट 2019 to 20 प्रोविज़न कवरेज रेशियो ऑफ बैंक रीच्ड ऑनवर्ड्स हाईएस्ट इन 7 ईयर, ठीक है। मतलब 2019-20 के बजट में ये बताया गया था कि पहले जो डिपॉजिट लोग करवाते थे, तो वो अगर कोई बैंक डूब जाती है तो उसका इंश्योरेंस होता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी स्कीम होती है, ठीक है, DIGS, ठीक है, DIGS होती है, डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी स्कीम। अगर आप लोग का पैसा डूब जाता है तो आप लोग को 1 लाख रुपए तक की गारंटी थी, लेकिन 2019-20 का जो बजट आया उसमें ये बोला गया कि 5 लाख की तक की गारंटी है, ठीक है। तो ये यूएस डॉलर वगैरह में लिखा हुआ है, आपको पता नहीं करना, आपको मैंने बता दिया कि लिमिट अब 5 लाख तक की हो गई है DIGS की, ठीक है। एज ऑन May 29 2019 दे आर 20 पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है, 20 पब्लिक सेक्टर बैंक है, 22 प्राइवेट सेक्टर बैंक है, 44 फॉरेन बैंक है, 56 रीजनल बैंक है, 1542 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, 94,384, ठीक है, रूलर है, क्योंकि रूलर में क्या होता है, लोग ऑनलाइन काम नहीं करते हैं, तो उन लोगों के लिए हमें बैंक्स ज़्यादा बनवानी पड़ती है। ये कब का डेटा है, 2019 का डेटा है गाइस, आपके मॉड्यूल में यही दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन आप लोग को अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि ये तो डे टू डे चेंज हो रहा है। तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ तो आप लोग चेक करके जाना कि हाउ मैनी आर पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ठीक है, वो सब कुछ देख के जाना। वैसे मैंने शायद रिसेंट डेटा भी डाला है 2020 में पब्लिक सेक्टर बैंक 12 हो गए हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक 21 हो गए हैं, फॉरेन सेक्टर बैंक जो है वो 45 हो गए हैं, रीजनल रूरल बैंक RRB जो है हमारा 43 हो गए, और 1482 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो गए, 96,248 रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, ठीक है। तो ये डेटा आप लोग को देख लेना है, ठीक है, कि 2020 का रीसेंट डेटा है, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ जब भी एग्ज़ाम देने जाओ एक बार डेटा चेक कर लेना। तो आई होप गाइस आप लोग को समझ में बहुत अच्छे से आया। अच्छा, अभी आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा, यार RRB क्या है, ये कोऑपरेटिव बैंक क्या है, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, क्योंकि अगर मैं अभी डालती तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती, फिर आप लोग को पढ़ने में मज़ा नहीं आता, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। अच्छा, एक चीज़ और, मेरा इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे एक चैनल है CS वर्ल्ड के नेम से, इंस्टा भी है लेकिन टेलीग्राम पे चैनल है जिसमें मैं सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालती रहती हूँ CS वर्ल्ड के नेम पे। तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको ज्वाइन करो तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्लस रोज़ डेली MCQs करने को मिलेंगे। तो गाइस आई होप आप लोग को मज़ा आया हो तो लाइक करो वीडियो को, शेयर करो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।